हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमन वोरा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूजीसी एनटी नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 18 लर्निंग थ्योरीज। फ्रेंड्स, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करना। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, तब इसको पूरा देखना। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर को अच्छे से देखना, पूरा देखना, ठीक है, कि आपको अच्छे से हो जाएगा। आप भी देखिए, अगर आप एक लेक्चर भी लगाते हो कहीं पे भी, आपको तब भी 1 घंटे का लेक्चर तो होता ही है। आप इसको लेक्चर मान के चलिए, आपका ये अच्छे से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा 3 दिन मैंने डाला नहीं, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अब ऐसा मत समझिए कि ये होगा नहीं। आपको हमने वादा किया कि हम आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री में कराएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अप्रैल तक हमारा सिलेबस खत्म होगा, बाद हम 2 महीने इसके एमसीक्यूज करेंगे। आपको पूरा का पूरा फुल कोर्स कराया जाएगा फ्री में। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता था कि फ्रेंड्स, ये सभी को वार्निंग है। देखिए, ये उन चैनल को वार्निंग है जो हमारा कंटेंट कॉपी कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई यूजीसी नेट के चैनल हैं, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, पर वो हमारा चैनल पे के ऊपर क्या कर रहे हैं, हमारा कंटेंट कॉपी करके खुद डाल रहे हैं। देखिए, मैंने मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल की वीडियो डाली थी 3, तो किसी ने सेम कंटेंट की वैसे ही वीडियो डाल दी। जैसे मैंने मेरिट्स डिमेरिट्स कराए थे, किसी ने भी सेम मेरिट डिमेरिट वैसे ही। आप देखिए कि मेरी वीडियो वीडियो देखना, कितनी सारा कंटेंट कॉपी, तकरीबन वहाँ से 90% कॉपी किया हुआ है हमारी वीडियो से। तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारा डाटा कॉपी ना करें, हमारा कंटेंट कॉपी ना करें, अपनी मेहनत से बनाएं। क्योंकि हम इतनी मेहनत से दिन रात एक करके आपके लिए डाटा कहीं कहीं से ढूंढ के बढ़िया डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं। फ़ायदा क्या, हमारी वो कॉपी कर रहे हैं। आप अपने मेहनत से चलिए, हम अपनी मेहनत से चलते हैं। तो हमारा लक्ष्य एक ही है कि यूजीसी की अच्छी कोचिंग देना। तो आप प्लीज़ हमारी कॉपी मत कीजिए। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पे आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा स्टडी भारत। वहाँ पे आपको डेली का डेली डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है पेपर 1 के लिए पीडीएफ में। फुल कोर्स है 495 का, जिसमें आपको हम 10 टॉपिक हमने यूनिट कवर किए हैं। तो बाकी विदाउट मैथ रीजनिंग चाहिए, उसमें हमने 7 टॉपिक कवर किए हैं विद प्रैक्टिस है। इसकी कॉस्ट है 350। आप ये परचेज़ कर सकते हो, आपका पीडीएफ 5 मिनट में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए, जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है पेपर 1 का यूजीसी नेट का, बाज़ार में अभी कोई बुक नहीं आई है मार्केट में, तो आने के पता नहीं, अभी उम्मीद भी नहीं है। तो आप हमसे फुली अपडेटेड मटेरियल ले सकते हो, तो उसका मैंने अपडेट कर दिया है। आप हमसे हार्ड कॉपी भी ले सकते हो 1200 रुपये, जिसका है 950 स्टडी मटेरियल कॉस्ट, तो 250 कुरियर चार्ज। आप 250 रुपये, आप ये 1200 में कुरियर मटेरियल आपके पते पर पहुँच जाएगा। आपको अपना नाम और एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आपको बाकी की डिटेल इस पर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम फ्रेंड्स आज शुरू करेंगे लर्निंग थ्योरीज़ को। तो सर, पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए कि हमारी वीडियो का कंटेंट कई बहुत बड़े चैनल है वो कॉपी कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, पर आपने भी देखा होगा, मैंने 3 वीडियो डाली थी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की। मैंने इसमें मेरिट डिमेरिट सब कुछ बताया था, तो इससे पहले किसी ने नहीं बताया था। तो वही सेम कंटेंट आप देख सकते हैं, वही कंटेंट दूसरे कॉपी कर रहे हैं। एक चैनल है जिसने कॉपी किया है, 1-2 चैनल है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा जो कंटेंट है वो उसको कॉपी मत कीजिए, आप अपनी मेहनत से बनाइए। क्योंकि हम भी इतनी मेहनत से कंटेंट बना के जगह जगह से कहीं से ढूंढ कर आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो में, कि तो आपके अच्छे से प्रेपरेशन हो पाए। तो बहुत बढ़िया बात है कि आप भी यूजीसी के लिए बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हो, अच्छी नॉलेज दे रहे हो, पर आप अपना कंटेंट यूज़ करिए, हमारा मत करिए। हमारी मेहनत चोरी मत कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आप नहीं मेहनत करना चाहते तो आप प्लीज़ वीडियो मत बनाइए, तो प्लीज़ हमारा कंटेंट कॉपी मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए लर्निंग थ्योरी शुरू करते हैं आज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं लर्निंग थ्योरी करवाऊँगा। तो हमारी कोशिश यही रहती है, हम आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर, बहुत बढ़िया से लेक्चर प्रोवाइड कराएं। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जितने भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे अप्रैल तक, जितने भी हमारी क्लासेस चलेंगी थ्योरी की, बाद में हम एमसीक्यूज़ करवाएंगे उसके बाद 2 महीने। तो इससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको फ्री में अच्छा कोर्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लर्निंग थ्योरी शुरू करते हैं। देखिए, लर्निंग थ्योरीज में सबसे पहले बात करते हैं कि लर्निंग थ्योरी है क्या। लर्निंग थ्योरी बहुत सारी हैं, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, काफ़ी हैं। पर पहले देते हैं कि ये है क्या लर्निंग थ्योरी। देखिए, लर्निंग थ्योरी को कहते हैं सीखने का सिद्धांत, है ना।
सीखने के सिद्धांत क्या है? लर्निंग थ्योरीज आर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स डिस्क्राइब हाउ इन्फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व, प्रोसेस्ड एंड रिटेन ड्यूरिंग अर्निंग। सॉरी, अर्निंग यहाँ पर लर्निंग आएगा, यहाँ अर्निंग हो गया, ठीक है। यानी कॉग्निटिव, इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर influencing learners' success as well as prior knowledge all play a part in how understanding or worldview is acquired for change and knowledge or skill retain। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि लर्निंग थ्योरी है क्या, यानी कि सीखने का सिद्धांत है क्या। ये कहते हैं कि लर्निंग थ्योरी है क्या, कि जो हाउ इन्फॉर्मेशन इज ओवर, यानी कि लर्निंग थ्योरी है क्या। देखो, सबसे पहले लर्निंग क्या होता है कि आपने किसी बात को समझा, सीखा, वो हो गया लर्निंग, है ना। अभी आप क्या कर लर्निंग कर रहे हो ना, आप लर्निंग क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, इसको आप कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कैसे उसको प्रोसेस कर पा रहे हो, ठीक है, कैसे उसको प्रकट कर रहे हो, तो वो हो गया लर्निंग, है ना। जैसे आपने कोई थ्योरी पढ़ी या कुछ भी आपने कुछ सीखा, अब आपने अपने दिमाग में उसको कैसे रखा, कैसे उसको, देखिए सबसे पहली बात, जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं, अब देखिए हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जब आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे आपके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड के जब क्वेश्चन रखे जाएंगे, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, ये मैंने 2 महीने पहले ही पढ़ा था, इसका आंसर क्या होना चाहिए। वो क्या हो गया लर्निंग, यानी कि जो आपने पहले कुछ सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन जब आया है, आपने उसका आंसर ढूंढ रहे हो, यानी कि आपने ऑब्जर्व किया ना। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी नॉलेज हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग में रखते हो, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रकट करना है, वो होता है लर्निंग, ठीक है। तो इसमें काफ़ी तरीके, इसमें इंटरनल फैक्टर भी, एक्सटर्नल फैक्टर है कि देश विदेश में क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नॉलेज पहले भी मिलती है। तो सिंपल सी बात है, लर्निंग थ्योरी है क्या, कि ऐसी नॉलेज, ऐसी थ्योरी, ऐसी चीज़ जिसको आप पढ़ते हो तो अपने दिमाग में याद रखते हो, वो होती है लर्निंग थ्योरी। अब देखते हैं कौन कौन सी टाइप होती है इनकी। लर्निंग थ्योरी में देखिए कि जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, जब वो सीखते हैं, उनको कुछ चीज़ें सीखने से पहले भी उनको कई चीज़ों को पहले भी ज्ञान होता है। यानी कि अब आप जैसे 2019 के लिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपने 2018 में भी पहले भी पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो है ना, ठीक है। आपको पेपर 1 के लिए ज्ञान तो है थोड़ा सा, अब आप पढ़ोगे आपका और अच्छे से हो जाएगा। यानी कि लर्निंग थ्योरी में क्या होता है कि अगर किसी को लर्निंग थ्योरी में सफलता हासिल करनी है, अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तो आपको पूर्व ज्ञान भी होना चाहिए, या पूर्व ज्ञान भी होता है। हम देखते हैं ना, किसी ने जीआरएफ निकाल दिया, हम देखते हैं कि उसने कितनी बार में निकाला, 2 बार में, 3 बार में, है ना, या पहली बार में। हम देखते हैं उसने कितनी मेहनत की है। कई बच्चे तो 4-4 बार करके, जिनका 4th अटैम्प्ट, 6th अटैम्प्ट, 5th अटैम्प्ट होके उनका यूजीसी नेट होता है, तो वो क्या हो गया, वो उनको पूर्व ज्ञान हो गया ना। यानी कि 4 बार उन्होंने पेपर जब डाला, उनको कुछ नहीं आया, उनका रह गया, 5वीं बार उनका पेपर क्लियर हो गया, यानी कि जो 4 बार उन्होंने मेहनत की थी, वो उनका पूर्व ज्ञान हो गया, है ना। तो ये किस में काम आएगा, है लर्निंग थ्योरीज में। अब देखते हैं कि लर्निंग थ्योरी में होता क्या है, ये कौन सी टाइप्स हैं इसकी। पहली है बिहेवियरिज्म, जिसे कहते हैं व्यवहारवाद। दिस थ्योरी कंसीडर लर्निंग एज ए मैटर ऑफ, देखिए फ्रेंड्स, बिहेवियरिज्म पहले थ्योरी आई थी क्लासिकल थ्योरी, यहाँ पे मैंने मेंशन की है। क्लासिकल थ्योरी आई थी, वो दी थी प्लेटो ने, उसमें क्लासिकल था, सीखने का पुराने सिद्धांत दिए और कुछ नहीं है। उसके बाद आया था बिहेवियरिज्म थ्योरी, व्यवहारवाद के ऊपर, यानी कि जो हम सीख रहे हैं वो किस व्यवहार से सीख रहे हैं। देखिए, दिस थ्योरी कंसीडर्ड लर्निंग एज ए मैटर ऑफ कंडीशनिंग एंड अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, यानी कि इस सिद्धांत को सीखने के लिए पर्यावरण जो है वो अनुकूल होना चाहिए। यानी कि बिहेवियरिज्म में क्या है कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, यानी कि अगर आप कॉलेज, स्कूल में या कहीं पे कोचिंग ले रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आप जो सीख रहे हो उसके लिए क्या होगा, पहले इन्वायरमेंट जो है अनुकूल होना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट पॉजिटिव कैसे होता है कि जैसे आपको टीचर आपके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, आपको समझ आ रहा है ना, इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो गया कि शोर शराबा तो नहीं हो रहा है ना, ऐसे हो गया इन्वायरमेंट का पॉजिटिव होना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट of this theory is that the learner is viewed as a passive agent because there is no interest in mental process and he learner just respond to external stimuli। देखिए, इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सीखने वाले को एक निष्क्रिय एजेंट के रूप में देखा जाता है। निष्क्रिय एजेंट मतलब कि पैसिव एजेंट, क्योंकि मानसिक प्रक्रियाओं में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह सीखने वाला सिर्फ बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देता है। देखिए, बिहेवियरिज्म क्या है, क्या व्यवहारवाद में मैंने आपको हिंदी में इसका अभी बताया कि होता क्या है,
इस थ्योरी में सबसे पहले ये होता है कि देखिए कि जो लर्नर है, जो वो कुछ सीख रहा है, जो व्यवहार में कुछ सीख रहा है, उसको मानसिक प्रक्रियाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखिए 70% स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम आता है, जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, वो सोचते हैं कि हम फटाफट एग्ज़ाम को कर लें, किसी तरीके से कर लें कि ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो एग्ज़ाम क्लियर करने तक ही होती है, यानी कि उनकी मानसिक दिलचस्पी नहीं है कि मैं इसको कुछ सीख रहा हूँ। वो उनका बस एक ही टारगेट है, हमें इस पेपर को अचीव करना है ना। तो यानी कि होता क्या है बिहेवियरिज्म में, इसमें जो हमें दिमागी रूप से कोई हमारी मानसिक प्रक्रिया में दिलचस्पी नहीं होती, हमें बस बर्डन होता है कि हम इसको बस कर दें। यानी कि हम देखते हैं कि हमें ये यूजीसी करने के बाद या गवर्नमेंट एग्ज़ाम करने के बाद हमें नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा, है ना। तो ये क्या होगी, बाहरी उत्तेजना होगी ना, एक्सटर्नल स्टिमुली होगी ना। तो हम बस इसमें बिहेवियरिज्म में सिंपल सी बात याद रखिए कि इसमें मानसिक प्रक्रियाओं में कोई दिलचस्पी नहीं होती किसी भी लर्नर की, यानी कि वो अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग ही पढ़ता है। उसको ये नहीं होता कि मैं इसको दिमाग में रखूँ, बस यही होता है कि मैं बस पेपर आराम से फटाफट कर लूँ। ठीक है, ये हो गया व्यवहारवाद। तो नेक्स्ट आ गया कंस्ट्रक्टिज्म। देखिए कंस्ट्रक्टिज्म हो गया, देखिए कंस्ट्रक्टिज्म में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिज्म को कहते हैं हिंदी में निर्माणवाद, है ना। देखिए कंस्ट्रक्टिज्म इज ए साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव दैट इंडिविजुअल फ्रॉम ए कंस्ट्रक्ट मस्ट ऑफ व्हाट दे लर्न एंड अंडरस्टैंड। देखिए सबसे पहले होती है कि कंस्ट्रक्टिज्म है क्या, निर्माणवाद, यानी कि किसी चीज़ को बनाना। अब ये देखिए कि होता क्या है, आपने कोई सब्जेक्ट जो है कंस्ट्रक्टिव, ये बिल्कुल नई थ्योरी है कंस्ट्रक्टिज्म की। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे नई थ्योरी कौन सी है, कंस्ट्रक्टिज्म की है। देखिए कंस्ट्रक्ट है किसी चीज़ को बनाना है, जैसे हम किसी घर को बनाते हैं, पहले प्लॉट के ऊपर करते हैं ईंटों से ढांचा खड़ा करके सब कुछ बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट है, बिल्डिंग बन गई। तब होता क्या है कि अगर हम एग्ज़ाम की किसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें दिमाग में क्या आता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा चीज़ को। वो होता कैसे है, ये होता है साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल, यानी कि साइकोलॉजिकल और, ठीक है, साइकोलॉजिकल साथ में होता है ये फिलोसफिकल, यानी कि दार्शनिक भी होता है और मानसिक भी होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कोई चीज़ जैसे करनी है, हम उसको कैसे पढ़ें और कैसे अंडरस्टैंड करें, है ना। तो कंस्ट्रक्टिज्म में ये हो गया कि हमें कोई चीज़ कैसे पढ़नी है और कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। Constructivism is basically a theory based on observation and scientific study about how people learn. Constructivism है क्या कि लोग कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, कैसे चीज़ों को याद करते हैं, कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, वो होता है constructivism. It says that the people construct their own understanding and knowledge of world through experience, things and reflecting on that experience. देखिए सबसे पहली बात है कि कंस्ट्रक्टिज्म कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। कंस्ट्रक्टिज्म में ये होता है कि लोग जो हाउ पीपल लर्न, लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे चीज़ों को याद रखते हैं, ठीक है, तो कैसे उसका आंसर देते हैं, ये होता है कंस्ट्रक्टिज्म। ठीक है, यानी कि यूजीसी नेट के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे याद कर रहे हो, कैसे उसको समझ रहे हो। एक तो होता है ना क्रैमिंग करते हैं, रट्टा मारते हैं कि हाँ बस पढ़ लिया अगले दिन भूल गया। एक होते है कि इसको समझना, क्योंकि यूजीसी एग्ज़ाम में देखिए सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम ले लो उसमें कॉन्सेप्ट बेस आता है। आपने कॉन्सेप्ट समझोगे आप एग्ज़ाम ऐसे ऐसे क्लियर हो जाएगा चुटकी बजा के। तो है कुछ नहीं, कंस्ट्रक्टिज्म है क्या कि लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद रखते हैं अपनी समझ से। जैसे अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखोगे कि आपको कितना समझ में आया, आप उसको कैसे याद रख पाओगे। यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि लोग किस चीज़ को कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद रख रहे हैं, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिज्म। सबका अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। तो ये दो तरह का होता है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म। देखिए इसमें कॉग्निटिव मतलब होता है दिमागी, है ना, मानसिक जिसको कहते हैं हम, दिमागी होता है ये, जिसको हिंदी में ज्ञानात्मक कहते हैं। तो इसमें है कुछ नहीं है, देखो रेफर टू द आइडिया दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज नॉट फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, दस नॉलेज डेवलप थ्रू द कॉग्निटिव एक्शन। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, इसको आप ध्यान से देखिए कि जो आइडिया है, जो नॉलेज है,
वो दिमाग में वो पहले से आपके नॉलेज है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड का या कोई भी लेक्चर आप देख रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में पहले आपने कोई चीज़ पढ़ी होगी, आपका उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना होगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है ना। तो कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म क्या होगा कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, हम जो चीज़ याद कर रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत उसके पहले बारे में पता है। तो ये थ्योरी दी थी पियाजेट ने। पियाजेट देखिए, ये इस बार क्या हुआ है कि जो ये पियाजेट थ्योरी हो गई, या जो अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन आया था ना, तो वो कौन सा था, वो सी टेट के या टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये फेमस राइटर हैं। तो अभी हुआ क्या है, जो सिलेबस अपडेट हुआ है, ये सी टेट का या जो टेट का एग्ज़ाम की थोड़ा सा पार्ट भी साथ में नेट के साथ जोड़ दिया गया है। तो पियाजेट थ्योरी ऑफ कोग्निटिव, देखिए कोग्निटिव डेवलपमेंट इज रेलेवेंट टू दिस perspective. His interest in the way people know things from the infancy to adulthood. Therefore, his theory is more concerned with the process of learning. It suggests that we come to know things as direct result of our personal experience, but we make sense of those experience at different stage of our lives. देखिए पियाजेट थ्योरी ने कोग्निटिव डेवलपमेंट दी है। इसने क्या किया है, तो फ्रेंड्स देखिए कि पियाजेट थ्योरी है क्या। तो इसमें देखिए कि पियाजेट ने जो कहा है इस थ्योरी में, ठीक है, इसमें कहा है कि हम बचपन से लेके अपने जवानी तक सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, है ना। तो हम सीखते जाते हैं, तो वो क्या होगा, प्रोसेसुअल लर्निंग हो गया ना। आप देखिए कि पहले बच्चा स्कूल में जाता है, फिर करते करते उसने हाई स्कूल पास किया, फिर वो कॉलेज गया, फिर वहाँ पे उसने पीएचडी तक पहुँच गया। तो क्या हो गया, ये आप देखिए लर्निंग प्रोसेस चल रहा है ना। ये पियाजेट ने कहा है, जीन पियाजेट नाम है इसका पूरा, इसने कहा है कि हम बचपन से लेके ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इट्स जस्ट वी कम टू नो थिंग्स एज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, बट वी मेक सेंस ऑफ दोस एक्सपीरियंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ आवर लाइफ। यानी कि हम जिंदगी हर पड़ाव में सब कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। तो हमें पता चलता रहता है कि हमने क्या सीखा, उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो सोशल कंस्ट्रक्टिज्म रेफर टू द आइडिया दैट नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी कि इसका मतलब है कि ज्ञान व्यक्ति और उनके पर्यावरण के बीच बातचीत से लिया गया है। यानी कि विचार कहाँ से लिया गया है, व्यक्तियों और उनके पर्यावरण के बीच में से। यानी कि किसी को अगर कोई नॉलेज है तो उसको नॉलेज कैसे है, तो उसका होता है ना वो, अगर किसी को व्यक्ति को कोई ज्ञान है तो उसका माहौल कैसा है, वो कैसे कहाँ से सीख रहा है। अगर बहुत अच्छा माहौल होगा, पढ़ने लिखने वाली फैमिली होगी, ग्रुप पढ़ने वाला होगा, तो बच्चे की नॉलेज हाई होगी। अनपढ़ होगा तो उसको कुछ भी नहीं आएगा, है ना। वर्किंग ऑफ द माइंड, बट नॉलेज रिफ्लेक्ट द आउटकम्स ऑफ मेंटल कॉन्ट्राडिक्शन द रिजल्ट फ्रॉम वंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। यानी कि निर्वाण केवल बाहरी दुनिया से संबंधित नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें ना कि हमें जो नॉलेज है वो सिर्फ हमें बाहर से ही प्राप्त होती है, ये नहीं है, ठीक है। ज्ञान मानसिक अंतर विरोध के परिणामों को दर्शाता है जो किसी के आंतरिक बाहरी कारकों से उत्पन्न होता है। देखिए सिंपल सी बात क्या है कि सोशल कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं, इसमें कहा गया है कि किसी बंदे का किसी चीज़ का अगर कोई माहौल है तो उसको वो सिखाता है। अगर माहौल अच्छा है तो उसको अच्छी बातें सिखाएगा, अगर नहीं है तो नहीं सिखाएगा। तो सिंपल सी बात है कि किसी की हाई नॉलेज है तो उसका ग्रुप भी या फैमिली में सभी हाई नॉलेज वाले होंगे, वो सीखता है उनसे, है ना। तो कहते हैं कि वो तो बात ठीक है, पर ये नहीं है कि केवल हम बाहरी दुनिया से सीखते हैं। यह बाहरी दुनिया कैसे, आपने स्कूल में ये सब सीख लिया, अब जब बाहर जाते हो किसी से, आप देखो कि अलग अलग जानों का, बंदों का अलग अलग बिहेवियर है ना। तो आपको सीखते हैं ना कि दुनिया ऐसी है, दुनिया में स्वार्थी लोग भी हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, आप देखते हो ना वो। तो कहते हैं कि ये सिर्फ यही नहीं है कि बाहरी दुनिया से ही है, इसमें ये होता है कि आपके अंदर जो मन में विचार जो चल रहा है, आप उससे भी सीखते हो। यानी कि आपको किसी ने बात कोई समझा दी, यानी कि मैं आपको देखिए सिंपल सी बात मैं आपको कोई समझाऊं कि अगर आप हमारी वीडियो देख लो या आप अच्छे से कर लो तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। मैंने आपको बात समझा दी, आपके पास वो समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, इसके बाद आप 8-10 बुक्स और पढ़ोगे, ये पढ़ोगे। आपने क्या किया, मेरी बात भी सुनी, अपना भी किया, है ना। तो वो अंतर विरोध हो गया ना उसमें। इसमें क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर भी हो गया तो एक्सटर्नल फैक्टर भी साथ में हो गया, तो उससे बनता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म, यानी कि मानववाद। देखिए द ह्यूमनिस्ट फोकस इफ़ द लर्नर हिमसेल्फ। मानववादी, देखिए मानवतावाद इसको कहते हैं हिंदी में। ये कहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यदि शिक्षार्थी स्वयं सीखे। यानी कि इसमें क्या होता है कि इंसान को या शिक्षार्थी को या लर्नर को खुद सीखना पड़ता है।
They give much importance and consideration to his emotional and effective development as well as his cognitive development। यानी कि जो लर्नर है उसके भावनात्मक और प्रभावी विकास के साथ साथ उसकी संज्ञात्मक प्रक्रिया को भी बहुत महत्वपूर्ण विचार देते हैं। मानववाद में क्या होता है कि अगर कोई लर्नर जो कोई सीख रहा है वो ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसमें उसका भावनात्मक रूप से भी यानी कि उसका देखिए इमोशनल यानी कि भावनात्मक का भी प्रभावी रूप से प्रभाव पड़ेगा, साथ में उसका भावनात्मक विकास भी होगा, साथ में संज्ञात्मक विकास भी होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि ह्यूमनिज्म में है क्या, मानविज्म में है क्या, इससे क्या होता है लर्नर में इमोशनल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाता है, उसमें उसका विकास होता है। This new theory appeared in the 1980 and its proponents were against the passive conformity of the schools. They were more encouraging teacher to push and advocate students to state their own learning objective, to choose the text and activities which call for their interest। यही देखिए कि ये नया सिद्धांत था, ये कब आया था 1980 में, है ना। तो इसमें होता क्या है, वे शिक्षकों को अपने स्वयं के सीखने के उद्देश्यों को बताने के लिए और पाठ गतिविधियों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो उनके हितों के लिए होता है। देखिए सिंपल सी बात है, 1980 में थ्योरी आई थी मानववाद की। तो इसमें होता क्या है कि इसमें इनकरेज किया जाता था टीचर क्या करते थे, इसमें इनकरेज करते थे लर्नर को, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, अगर बच्चों ने कुछ सीखना है उनको लक्ष्य से वो क्या करते हैं, उनको एक्टिविटी देते थे। सिंपल सी बात है कि देखिए दोबारा मैं आपको समझाता हूँ क्या है ह्यूमनिज्म। क्या है कि अगर ह्यूमनिज्म में कोई बच्चा कोई सीखता है, उसका क्या होगा, उसका इमोशनल एंड कॉग्निटिव यानी कि भावनात्मक और ज्ञानात्मक विकास होगा, है ना। ये थ्योरी 1980 में आई थी। पहले क्या होता था, पहले पढ़ना यही होता है स्कूलों में। बाद में क्या किया, टीचरों को ये कहा गया, शिक्षकों को ये कहा गया, आप किसी को जैसे कोई चीज़ करवा रहे हो, आपका ये लक्ष्य है कि आपके द्वारा बच्चे सीखें। तब उनको टीचर क्या करते थे, उनको एक्टिविटी देते जो बच्चों को अच्छी लगती थी, है ना, ताकि बच्चे सीखते रहें। देखिए मान के चलिए कि अगर आप कोई बुक को पढ़ते हो, जैसे आपने किसी हिस्ट्री की बुक का कुछ पढ़ लिया, है ना, आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा। अब वही सेम चैप्टर की अगर कोई मूवी बन जाए, है ना, जैसे झांसी की रानी का आपने पढ़ा, है ना, रानी लक्ष्मीबाई का आपने पढ़ा, तो आपने पढ़ लिया। अब जब आप मूवी देखोगे आपको और अच्छे से हो गया, तो वो क्या हो गया, वो अच्छे से हो गया ना, है ना। तो यही बात है बस, यानी कि टीचर क्या करते हैं, एक्टिविटी देते हैं, किसी को किसी में पार्टिसिपेट करवा दिया या बच्चों को घर से क्वेश्चन दे दिए करने के लिए, उससे क्या होगा, वो बच्चा सीखेगा, लर्नर सीखेगा, उसे कहते हैं ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट है हाई ऑर्डर थिंकिंग। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी, हाई ऑर्डर थिंकिंग मतलब ब्लूम टैक्सोनॉमी। फ्रेंड्स मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताऊंगा ब्लूम टैक्सोनॉमी का, इसका क्योंकि मैं आपको अलग चैप्टर बनाऊंगा ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर, हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो इस बार एक क्वेश्चन भी आया था ब्लूम टैक्सोनॉमी में। तो फ्रेंड्स ये है कुछ नहीं है, ये आपको मैंने पहले बताया था ना कि जो टेट का एग्ज़ाम है उसमें से सारे राइटर हैं, उसमें से ही ये डाला है, यानी कि इस बार नेट के एग्ज़ाम में टेट का भी आपको मिक्स कर दिया है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं, हम इसके ऊपर सब कुछ अपने चैनल पर दिखाएंगे। देखते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्या है। देखिए सबसे पहली बात है कि हाई ऑर्डर थिंकिंग है क्या, उच्च क्रम की सोच। तो इसे किसने दिया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने। देखिए द स्किल इन्वॉल्विंग एनालाइजिंग, evaluation and synthesis are thought to be higher order, requiring different learning and teaching method than the learning of fact and concept। इसमें सिंपल सी बात है कि देखिए कि जो इसमें बताया गया है ब्लूम ने, इसमें इसने टीचर को तरीके बताए हैं पढ़ाने के लिए और लर्नर को बताए हैं पढ़ने के लिए। इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग बताई हुई है, इनकी कैसे कैसे सीखा जा सकता है ना, कैसे अपन, देखिए इसमें बताया गया है कि हम न्यू नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं। इसमें ये बताया गया कि हम किस चीज़ को कैसे सीखते हैं, कैसे नई चीज़ को, कैसे नई नॉलेज को, कैसे नए ज्ञान को हम सीखते हैं, है ना। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग नोज एज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म बेस्ड ऑन लर्निंग। It involves the learning of complex judgment skill such as critical thinking, problem solving। देखिए इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी ने सबको क्लियर किया है कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, सोचते हैं, उसको समझते हैं, समझने के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हम जजमेंट करके देखते हैं कि कोई चीज़ में क्या कमी है,
किस चीज़ को, कैसी समस्या को हल करना है। ठीक है, आपको इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि आगे मैं इसका अलग से लेक्चर बताऊंगा, उसमें हम विस्तार से करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें इसने बताया गया है, देखिए पहले एनालाइज, एवेल्युएट, फिर क्रिएट, अप्लाई, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबर। इनकी चीज़ों को पहले कैसे पढ़ा जाता है, फिर उसका मूल्यांकन, फिर उसको कैसे क्रिएट करना, फिर अप्लाई करना, अंडरस्टैंड करना और याद रखना। तो इसका हम आगे चर्चा करेंगे इसमें अलग से। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट आ गया कंडीशन रिफ्लेक्स का। देखिए कंडीशन रिफ्लेक्सिस का मतलब है क्या, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए इसको दिया किसने, इवियान पेवलो ने, ए रशियन साइकोलॉजिस्ट नेम्ड इवियान पेवलो। 1849 टू 1936 तक ये रहे थे इवियान पेवलो। इवान पेवलो, इन्होंने कंडीशन रिफ्लेक्स का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इसमें ना दो सिद्धांत दिए, एक होता है क्लासिकल एंड ऑपरेंट। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है उसकी दो कंडीशन होती हैं, क्लासिकल और ऑपरेंट। देखिए आपको मैं इतना पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपको मैं वैसे ही समझा दूंगा क्या है ये। देखिए तो फ्रेंड्स, कंडीशन रिफ्लेक्स का आपको मैं बताता हूँ। देखिए दो पार्ट बताए इसके इवेन पेब्लो ने, क्लासिकल और ऑपरेंट। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, लिखा क्या है, कंडीशनिंग बिहेवियरल साइकोलॉजी इज ए थ्योरी दैट द रिएक्शन टू एन ऑब्जेक्ट और इवेंट्स बाय ए पर्सन और एनिमल कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग और कंडीशनिंग। इट इज़ हायर ऑर्डर थिंकिंग और हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग। देखिए इसमें है क्या कि यानी कि कंडीशन क्या होता है कि हमें हर कंडीशन में कुछ ना कुछ सीखते ही हम, हमारे दिमाग को पता नहीं चलता पर हम फिर भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, हम हर एक कंडीशन में कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसमें ये बताया गया है। It was one of the first and true scientific and objective approach to the study of learning, mainly because it provided a model that could be verified, tested, and explored in several ways using the methodology developed for. It is an automatic response which has been trained or learned. जैसे इसमें कहा गया है कि ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। देखिए सबसे पहले ये है कि जब हम कुछ ना कुछ सीखते हैं हमें पता नहीं चलता, हम सीखते रहते हैं, उसके बाद हम खुद ब खुद रिस्पॉन्स करते रहते हैं। A reflex response is a naturally occurring response to a stimulus, for example salvation of। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा, आप इसको पॉज करके एक बार लिख लेना, आपको मैं वैसी थ्योरी समझा दूंगा है क्या ये। तो चलिए देखिए, मैंने आपको ये बताया था क्लासिकल थ्योरी और ब्रांड थ्योरी, ये इसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप पॉज करके इसको उतार लो एक बार, मैं आपको ऐसी थ्योरी समझा दूंगा क्या है। पहले बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी की। इसमें ये बताया गया है कि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग सब कुछ सीखते हैं, है ना, हमें पता नहीं चलता फिर भी हम सीखते रहते हैं। इसमें क्या गया है, पेब्लो ने एक हमें एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे नीचे लिखा है ना, या जैसे यहाँ पे ए रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इज नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हमने ये बताया गया है क्लासिकल में कि उसने एक ना आज से कुछ साल पहले जैसे उसने वहाँ पे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें क्या किया था, उसने एक डॉग जो था, जो कुत्ता था, उसको उसने उसके पैर और हाथ दोनों बांध दिए। हाथ पैर बांधने के बाद फिर उसने क्या किया, उसके सामने उसको जैसे उसको बांध दिया, है ना, बांधने के बाद क्या हुआ, तो उसने एक बेल रखी। जब उसने बेल बजाई, बेल बजाने के बाद फिर उसने उसके सामने खाना रख दिया। अब खाना कुत्ते से दूर था, उससे हुआ क्या, जो कुत्ता था वो खाने को देख रहा था पर वो खा नहीं पा रहा था, उससे क्या होगा, उसकी लार टपकने लग गई, होता नहीं, लार टपकने लग गई। ठीक है, समझे ना बात को, यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर कंडीशन में समझते हैं, सीखते हैं, पर हमें पता नहीं चलता। अब देखिए कि जब पेवलो ने कुत्ते के दोनों हाथ और पैर बांध दिए, खाना उसे थोड़ा दूर रख दिया, है ना, खाना कब आता था, बेल बजने के बाद। जब खाना दूर रखा, कुत्ता खा नहीं सकता था पर कुत्ते का मन करता था तो उसकी लार टपकने लगती थी। अब अगले दिन भी ऐसे ही किया, उसने कुत्ते के हाथ पैर जैसे बांधे, तो फिर उसने बेल बजाई, साथ में फिर खाना आया। तो आगे कि 3-4 दिन प्रोसेस ऐसे चला। तो अगले दिन क्या होगा, पेवलो ने कुत्ते के हाथ पैर बांध दिए, बांधने के बाद बेल बजाई, लेकिन खाना नहीं आया। खाना नहीं आया पर फिर भी कुत्ते की लार टब
जो है वो टपकने लगी। अब इससे हुआ क्या, कुत्ते को ये दिमाग में आया कि जब बेल बजती है ना, तो तभी खाना आता है। तो उसने सोचा कि आज बेल बजी, आज खाना आएगा, तो उसकी लार टपकने लगी। अब ये हो गया ना कंडीशन के ऊपर, यानी कि हम हर कंडीशन में सीख रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। उसने प्रूव कर दिया कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं, हमारा माइंड जो है एक जगह सेट हो जाता है ना। तो इससे हमारा माइंड सेट हो जाता है ऐसे। तो हम हर कंडीशन में कोई ना कुछ सीखते हैं, हमारा दिमाग अपने आप ही काम करता है हर कंडीशन में, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई खाने की चीज़ पड़ी हो, आप वैसे ही हाथ से उठा के खाओगे, तो आपको पता है ना कि कैसे किस चीज़ को उठाना है, खाना है ना। कोई भी चीज़ उठानी है, तो ऐसे ही बस हम हर कंडीशन में सीख रहे हैं ना जैसे। तो ऑपरेंट थ्योरी क्या है, ये क्लासिकल थ्योरी मैंने समझा दी। ऑपरेंट थ्योरी क्या है, ऑपरेंट थ्योरी है कि मान के चलिए कि अगर आप कोई अपना, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मान के चलिए कि अगर आप कोई टीवी दे रहे हैं, वहाँ पे एकदम ब्लैंक हो जाए स्क्रीन ब्लैंक होने के बाद वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप जल्दी से डिश को रिचार्ज कराओ, या जल्दी से आप इसको सेटअप बॉक्स का ये करवा रही है, अपडेट हो रहा है ना। तो आपको वो दिखाया जाता है कि आप इसको कर लो, नहीं तो ये सुविधा बंद हो जाएगी। तो होता क्या है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं, है ना, जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो बंद ना हो जाए। उसको करने से पहले आप इसको अच्छे से, ठीक है, सही कर लो। तो हो गया ऑपरेंट थ्योरी, यानी कि जिस चीज़ के आप आदी हो चुके हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, अगर आपको वो चाहिए तो आपको उसको जारी रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो होता है ऑपरेंट थ्योरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे थ्योरी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर अलग से लेक्चर बनाऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिए, आपको मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करवा दूंगा अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इसको आप अच्छे से करना। तो इसको साथ साथ लिखते जाइए, आप साथ साथ लिखिए, वीडियो देख के आपके साथ साथ नोट्स बनेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मैं हिंदी में वीडियो लेके आऊँगा, उसकी वीडियो भी साथ साथ जल्दी कर देंगे। तो अप्रैल तक हम, जैसे हमारा टारगेट है, हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे। 3-4 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वीडियो नहीं आई थी। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम चलते रहेंगे, वीडियो को करते रहेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम जैसे आपसे प्रॉमिस किया है कि हम अप्रैल तक सिलेबस ख़त्म करेंगे, तो हम आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करवा देंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो के ऊपर कोई भी ऐड आता है तो उसको प्लीज़ पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, सभी को गुड लक। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो सभी को